नमस्कार, आप देख रहे हैं शुक्र अस्त पर न्यूज 24 की खास पेशकश मांगलिक कार्यों पर भारी 6 महीने। मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, धन्यवाद। 30 अप्रैल से डूब रहा है तारा, शुभ कार्यों पर लग जाएगी रोक, नहीं बजेगी कोई शहनाई, तो फिर कब करें शुभ काम? जानने के लिए देखिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ मंगल कार्यों पर भारी 6 महीने। जी हाँ, 30 अप्रैल यानी कल से शुक्र अस्त हो रहा है, जिसे हम और आप तारा डूबना कहते हैं। यानी कल से मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। शादियां आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मांगलिक कार्यों पर लगी रोक कब हटेगी? कब आप और हम अपने घर में शुभ कार्य कर पाएंगे? कब आप और हम प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीद पाएंगे, गृह प्रवेश कर पाएंगे? आज ये सब कुछ हमें बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए हमारी इस चर्चा को शुरू करते हैं और पंडित जी से हम जानते हैं कि आखिर कब तक लगेगी मांगलिक कार्यों पर रोक। जी पंडित जी, बताइए। देखिए, बहुत ध्यान देने वाला कार्यक्रम है। कल 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल 2016 को कल शुक्र ग्रह रात में 11:23 पर अस्त हो जाएगा और फिर 30 जून 2016 को सुबह 7:39 पर उदय होगा। ऐसे में 30 अप्रैल से लेकर के 30 जून 2016 तक सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी। अब 30 जून 2016 से 14 जुलाई 2016 तक अर्थात 14 दिनों तक कुछ मांगलिक कार्य, विवाहादिक कार्य किए जा सकते हैं। 100 साल बाद एक ऐसा संयोग बना है कि इस बार शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण जो हर वर्ष अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त हुआ करता था, जिस दिन सारे शुभ कार्य बिना कुछ सोचे समझे किए जाते थे, वो भी इस साल नहीं हो पाएंगे। इस साल अक्षय तृतीया पर भी अबूझ मुहूर्त नहीं रहेगा। 15 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु आषाढ़ एकादशी को देवशयन करेंगे, इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। और 10 नवंबर 2016 को देवोत्थानी एकादशी है। ऐसे में आने वाले 6 महीने तक किसी भी प्रकार का वैवाहिक कार्यक्रम, मुंडन, गृह प्रवेश आदि के कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। अच्छा पंडित जी, अब दर्शकों को ये बताइए, जब शुक्र अस्त होता है जिसे हम तारा डूबना कहते हैं, तो ऐसे में हम लोग कौन कौन से काम नहीं कर सकते, हम लोगों को नहीं करने चाहिए, अशुभ साबित होते हैं? देखिए, शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके अस्त होने के बाद सारे शुभ कार्यों में रोक लग जाती है। निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब शुक्र ग्रह अस्त हो तो विवाह से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि रिंग सेरेमनी का भी कार्यक्रम नहीं आयोजित करना चाहिए, गोद भराई का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, वर रक्षण का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, तिलक का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। सभी मांगलिक कार्यों में शुक्र ग्रह के अस्त होते ही रोक लग जाती है। शुक्र ग्रह अगर अस्त हो तो नई वधू का गृह प्रवेश भी नहीं कराना चाहिए, या पुराना मरम्मत किया हुआ अगर घर है तो उसमें गृह प्रवेश या नए घर में गृह प्रवेश तारा डूबने पर अर्थात शुक्र ग्रह के अस्त होने पर कदापि नहीं करना चाहिए। शुक्र ग्रह जब अस्त हो तो महत्वपूर्ण यात्राएं भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन छोटी यात्राएं की जा सकती हैं। शुक्र ग्रह अगर अस्त हो तो अपने घर में वास्तु शांति की पूजा नहीं करानी चाहिए। यह बात ध्यान देने की है। वृक्षारोपण का काम शुक्र अस्त होने के समय में किया जा सकता है, लेकिन देव वृक्षों की स्थापना नहीं करनी चाहिए। बच्चों का मुंडन संस्कार अस्त काल में करना
वर्जित है और देवताओं की प्रतिष्ठा भी शुक्र के अस्तकाल में नहीं करनी चाहिए। देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा भी शुक्र के अस्तकाल में नहीं करनी चाहिए और खास करके बच्चों के मुंडन संस्कार तो भूल करके भी नहीं कराना चाहिए। और ये शुक्र का अस्तकाल सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का है, जो 30 अप्रैल से शुरू होकर के 30 जून तक रहेगा। इन 2 महीनों में इन सभी शुभ कार्यों पर रोक लगेगी। उसके बाद शुक्र तो उदय हो जाएगा, लेकिन जो चतुर्मास शुरू होगा उसके कारण 4 महीने शुभ कार्यों के लिए वर्जित रहेंगे। 5 महीने तो 5 और इधर के महीने जोड़ करके कुल 6 महीने शुभ कार्यों के लिए निषेध माने जाएंगे। अच्छा पंडित जी, जैसे आप अभी बता रहे हैं शुक्र अस्त हो तो कोई हमें मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, नई वधू है उसका प्रवेश अपने घर में नहीं कराना चाहिए। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? शास्त्रों में क्या कुछ कहा गया? ऐसा क्यों मनाही क्यों होती है? देखिए, अब आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसको हम थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र से जोड़कर अगर आपको बताएं तो ठीक लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर कहते हैं, शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्त था। शुक्र जहां आंखों का कारक ग्रह है, वहीं दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकारिया भृगुणा बुधेन्द्र, नवयौवना स्त्री का और जनन तंत्र का भी कारक ग्रह शुक्र है। जब शुक्र ग्रह अस्त होता है तो निश्चित रूप से किसी की जन्म कुंडली में अगर शुक्र ग्रह अस्त है, ध्यान से अगर देखिए, और खास करके द्वितीय द्वादश भाव में अस्त है, तो ऐसे बच्चे को 3 साल 2 साल 1 साल की उम्र में आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है। और शुक्र और सूर्य का अंश अगर बराबर है तो ऐसा बच्चा जिंदगी भर का जन्मांध होता है, अर्थात उससे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहां तक कि उसके आंखों में जो आंसू वाले पानी आते हैं वो आना बंद हो जाता है, जिसका मेडिकली कोई ट्रीटमेंट शायद ही संभव हो। इसी तरह से शुक्र ग्रह जो है वो नवयौवना स्त्री का भी कारक ग्रह है। नवयौवना स्त्री जो है वो सृष्टि का कार्य करेगी और शुक्र ग्रह के अस्त होने पर यदि उसका वैवाहिक कार्यक्रम किया जाएगा और यदि वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगी तो उसका शुक्र ग्रह जब प्रभावित होगा तो उसके जनन संबंधी कार्य अर्थात संतान उत्पत्ति करने की क्षमता भी प्रभावित होगी। इसीलिए शुक्र ग्रह के अस्त होने पर इन कार्यों को वर्जित किया गया। अच्छा पंडित जी, शुक्र अस्त हो तो मांगलिक कार्यों के लिए मना किया जाता है, ऐसे में खरीदारी और पूजा पाठ के लिए भी मना किया जाता है। तो ऐसे में क्या कोई काम ऐसे भी हैं जो हम शुक्र अस्त होने पर करें और वो अशुभ साबित भी ना हो? देखिए, सही बात तो ये है कि खरीदारी तो की जा सकती है, खरीदारी के लिए कोई रोक नहीं किया गया है और पूजा पाठ भी किए जा सकते हैं। पूजा पाठ के लिए भी जो नैतिक नियमित कार्यक्रम हैं उनके लिए कोई रोक नहीं है। और अगर किसी लड़की की शादी हुई है और उसका दाम्पत्य जीवन किसी न किसी कारण से खराब हो गया है, तो हमारे सनातन धर्म में एक बात है कि अगर लड़की का एक बार विवाह हो गया और अग्नि के सामने उसने फेरे ले लिए, तो दूसरी बार विवाह होने पर फेरे लेने का विधान शास्त्र में नहीं है। तो कोई अगर दूसरा विवाह कर रहा है और लड़की और लड़के दोनों का दूसरा विवाह हो रहा है, तो ऐसे लड़की लड़के को शुक्र अस्त का दोष नहीं लगेगा। मांगलिक कार्यों के लिए गहने भी बनवाए जा सकते हैं, जैसे अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त तो नहीं है, लेकिन सोना खरीदना आपके लिए लाभकारी होगा। इसी तरह से जो छोटे बच्चे हैं उनका अन्नप्राशन संस्कार किया जा सकेगा। अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो शुक्र के अस्तत्व में नया वाहन भी खरीद सकते हैं। अगर आप किसी कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो कारोबार भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके लिए ऑपरेशन कराना आवश्यक है तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। अगर किसी आदमी की आकस्मिक मृत्यु हुई है तो नारायण बलि जैसी पूजा भी आप करवा सकते हैं और श्राद्ध कर्म भी संपन्न किया जा सकता है। तो यह सब कार्य जो है वो शुक्र के अस्तित्व होने में भी किया जा सकता है।
जी हाँ, तो जिस तरह पंडित जी ने आपको बताया, अक्षय तृतीया अपने आप में अबूझ मुहूर्त होता है, लेकिन इस बार 100 साल बाद शुक्र के अस्त होने के कारण 9 मई को ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको बच्चों की शादी के लिए गोल्ड खरीदना है तो अक्षय तृतीया पर आप किस मुहूर्त में खरीदेंगे तो वो आपके लिए शुभ साबित होगा। ये भी पंडित। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश मंगल कार्यों पर भारी 6 महीने। 30 अप्रैल से शुरू शुक्र अस्त होने जा रहा है, यानी सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। इसके साथ ही 100 साल में पहली बार शुक्र के अस्त होने के कारण अक्षय तृतीया पर भी कोई अबूझ मुहूर्त नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अगर आपको अपने बच्चों की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, गोल्ड खरीदना है, तो वो आप किस 9 मई को अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में खरीदें ताकि आपको शुभ फल ही मिले, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, कब खरीदारी करें? देखिए, इस साल 9 मई को अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। आपको मैं सोना खरीदने का कुछ शुभ मुहूर्त बताना चाहूंगा। अगर आपके हाथ में कागज कलम है तो आप नोट भी कर लें। 5:38 से दोपहर तक और दोपहर 12 बजे से लेकर 2:52 तक समय सोना खरीदने के लिए सबसे शुभकारी होगा। और जो अमृत मुहूर्त होगा वो सुबह 5:38 से 7:18 तक होगा। लेकिन इस समय कोई दुकान न खुली होने के कारण शायद ही आप सोना खरीद पाएं। सुबह 8:58 से 10:38 तक भी सोना खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त के रूप में देखा जाएगा। दोपहर 11:51 से 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें सोना खरीदना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। चर लाभ और अमृत मुहूर्त दोपहर 1:58 से 14:52 तक अर्थात 2:52 तक दिन में रहेगा। इस समय में अगर आप सोने की खरीदारी करते हैं तो यह सोना आपके घर में लक्ष्मी बनकर के आएगा, आपके कोष की वृद्धि करेगा, आपके धन की वृद्धि करेगा और ऋण रोग दरिद्रता से आपको मुक्ति दिलाएगा, संदेह नहीं। जी हाँ, तो शुक्र जब तक अस्त रहेगा तब तक हम कोई मांगलिक कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुक्र के उदय होते ही और देव उठनी एकादशी के बाद अगर किसी को शादी ब्याह सगाई करनी है तो वो कब करे, कौन से मंगल मुहूर्त में शादी ब्याह कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कोई विवाह का मुहूर्त नहीं है। अब इस जगह थोड़ा सा संशोधन है। 2 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई के बीच में कुछ पंचांगों में विवाह के मुहूर्त दिए हुए हैं। 2 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में कुछ स्थानों पर विशेष रूप से विवाह के अवसर आयोजित किए जाएंगे जो शास्त्र सम्मत भी हैं। 23, 24, 25, 26, 27 नवंबर को विवाह का मुहूर्त है। अब विवाह का जो ठीक मुहूर्त है वो नवंबर के महीने में है। 3, 8, 9, 12, 13 और 14 दिसंबर को भी विवाह का शुभ मुहूर्त है। जो लोग सन 2016 में विवाह करना चाहते हैं उन लोगों को अब नवंबर या दिसंबर महीने का इंतजार करना पड़ेगा। विवाह के लिए शास्त्र सम्मत मुहूर्त पाने के लिए आपको नवंबर दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया है एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित सुरेश पांडे जी से हम जानेंगे कि अगर किसी को प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदनी है या गृह प्रवेश करना है तो इस साल इसके लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 की खास पेशकश मंगल कार्यों पर भारी 6 महीने। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 की खास पेशकश में मंगल कार्यों पर भारी 6 महीने। 30 अप्रैल से शुक्र अस्त होने जा रहा है, यानी सभी में शादी के कौन से मंगल मुहूर्त हैं ये तो पिछले सेगमेंट में पंडित जी ने आपको बताया विस्तार से। लेकिन अगर किसी को प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदनी है या अपने नए घर में गृह प्रवेश करना है तो इसके लिए इस साल सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है, अब पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, इस वर्ष गृह प्रवेश के लिए 2 महीने सबसे अच्छे हैं। वो है नवंबर और दिसंबर का महीना। अगर आपने फ्लैट खरीद लिया है, पोजीशन आपको मिल गया है या आपने घर बना लिया है
और अब आपको गृह प्रवेश करना है तो 2, 12, 16 और 23 नवंबर को, 3, 8, 9, 14, 22 और 23 दिसंबर को आप अपने घर का गृह प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 13 दिसंबर के पहले अगर ये मुहूर्त आप करेंगे तो सर्वोत्तम माना जाएगा, क्योंकि 14 दिसंबर के बाद प्रायः खरमास का प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद कोई भी मुहूर्त शुभकारी नहीं माना जाता है। अच्छा पंडित जी, एक मेरे मन में सवाल था। कल शुक्र अस्त हो रहा है कल से, और शुक्र के उदय होने से पहले मतलब उस अंतराल में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ऐसे में क्या इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है? देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर भी क्या प्रभाव है, और एक अगर इस समय बच्चा गर्भ में आता है तो उसका क्या प्रभाव है। दोनों विषयों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। पहला विषय है कि जो बच्चा पैदा होगा उसके कुंडली का शुक्र अस्त होगा। शुक्र अस्त होगा अगर जन्म कुंडली के द्वितीय और सप्तम भाव में, द्वितीय और द्वादश भाव में अस्त होगा तो बच्चा नेत्र दोष से पीड़ित होगा। शुक्र अगर सप्तम भाव में अस्त होगा तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन नारकीय होगा। शुक्र अगर द्वादश भाव में या छठवें भाव में अस्त होगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में विघटन की स्थिति बनेगी। शुक्र का अस्तित्व यदि सप्तम भाव में होगा तो ऐसा जातक या ऐसी जातिका नपुंसकता की शिकार होगी, और शुक्र यदि अष्टम भाव में अस्त होगा तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति मुख रोग और मुख रोग के साथ साथ कैंसर जैसे रोगों से भी बहुत कम उम्र में पीड़ित होगा। तो ये शुक्र के अस्तित्व में पैदा होने वाले बच्चों के अंदर दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकेंगे। लेकिन अब इसमें यह बात देखनी है विशेष रूप से कि इन 2 महीनों में शुक्र ग्रह की चाल नहीं रुकेगी, शुक्र चलता रहेगा। ऐसे में शुभग्रह और पापक ग्रहों के प्रभाव में आने पर इस दुष्परिणाम का असर ज्यादा और कम होगा। एक बात। दूसरी बात, जो लोग संतानोत्पत्ति चाहते हैं, गर्भाधान करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये विशेष हिदायत है कि ये शुक्र के अस्तित्व के समय में ये संतानोत्पत्ति की कामना ठीक नहीं है। इससे अच्छे संतान की उत्पत्ति, तेजस्वी संतान की उत्पत्ति होना असंभव माना जाता है। इसे हमारे शास्त्रों में निंदित समय कहा गया है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, अगर किसी को अपने घर के लिए, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए जमीन खरीदनी है तो उसके लिए कौन से महीने का क्या मंगल मुहूर्त है? हाँ, ये बात मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि यदि आपको मकान बनाना है, जमीन खरीदना है, तो इस साल घर या बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी यदि आपको खरीदना है, निवेश करना है, तो आप इस साल कई शुभ मुहूर्त हैं जो आप नोट कर लीजिए। जैसे 20 मई, 9 और 10 जून, 8, 14 और 15 जुलाई, 12 और 26 अगस्त। इसी क्रम में 1, 2 और 16 सितंबर, 6, 7 और 20 अक्टूबर, 4, 10, 18 नवंबर, 9, 29 और 30 दिसंबर। ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए एक अच्छे समय के संकेत हैं, और इन समयों पर प्रॉपर्टी में किया हुआ निवेश आपके लिए लाभकारी होगा, आपके परिवार के लिए कल्याणकारी होगा, और इसमें रह करके आप एक सुखी और संपन्न जीवन बिता पाएंगे। इन मुहूर्तों को आप चाहे तो नोट कर लें, और इस आधार पर अगर आप अपना गृह प्रवेश करते हैं या जमीन खरीदते हैं या रजिस्ट्री कराते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभकारी होगा। तो जो लोग आजकल सबसे ज्यादा गाड़ी की बुकिंग करवाते हैं वो भी मुहूर्त देखकर ही कराएं तो ज्यादा बेटर होगा। तो इस साल नई गाड़ी खरीदनी आपके लिए कब आपके लिए मतलब अच्छी साबित होगी, फलदायक साबित होगी, कब आपको खरीदनी चाहिए, उसके लिए मंगल मुहूर्त क्या है पंडित जी आपको बताएंगे। जी बताइए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में वाहन, भूमि, भवन और वाहन, वाहन, भूमि, भवन और वाहन, और माता, इन सारे चीजों का प्रतिनिधित्व चतुर्थ भाव करता है। ज्योतिष शास्त्र की अगर बात कर रहे हैं
तो प्रॉपर्टी खरीदना है या गाड़ी खरीदना है। तो इस साल बहुत से मुहूर्त हैं, जैसे मैं आपको बताने वाला हूं, जरा नोट करिएगा कि अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, बहुत दिनों का आपका सपना चला आ रहा है गाड़ी खरीदने का, तो 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 22, 27 और 29 मई को गाड़ी खरीद सकते हैं। अर्थात मई में बहुत मुहूर्त है। गाड़ी खरीदने के लिए मई के अलावा और भी कई मंगल मुहूर्त हैं, जैसे 1 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख और 24 जून को गाड़ी खरीदने का मुहूर्त है। इसके साथ जुलाई में 11 जुलाई को, 15 जुलाई को, 20 जुलाई को, 22 जुलाई को, 25 जुलाई को और 29 जुलाई को भी वाहन खरीदे जा सकते हैं। अगस्त में यदि वाहन खरीदना है तो 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28 और 29 अगस्त को आप वाहन खरीद सकते हैं। अगर सितंबर में आपके लिए वाहन खरीदना उपयुक्त है तो 4 और 14 सितंबर को वाहन खरीदिएगा। अगर आपको अक्टूबर में वाहन खरीदना है, दिवाली के पहले वाहन की पूजा करनी है, तो 3, 5, 6, 12, 16, 19, 20, 23 और 28 अक्टूबर को वाहन खरीदिएगा। नवंबर में आज खरीदना चाहते हैं तो 2, 7, 9, 16, 18, 24 और 27 नवंबर को आप वाहन खरीद सकते हैं। इसी तरह से अगर साल के आखिरी महीने में दिसंबर में आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो 4, 5, 7, 9, 14, 16, 21, 23 और 26 दिसंबर को भी वाहन आप खरीद सकते हैं। ये आपके लिए और वाहन खरीदने के लिए उत्तम मुहूर्त कहलाएगा। अच्छा पंडित जी, जिस तरह शुक्र अस्त होने पर मांगलिक कार्यों पर रोक है, मांगलिक कार्यों के लिए मना किया जाता है, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि अशुभ माना जाता है, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, तो ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में ऑलरेडी शुक्र अस्त है तो इसका तो और ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र अस्त है और वो विवाह के योग्य हैं तो उनके विवाह का कार्य और विलंब हो जाएगा। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र अस्त है और इस समय शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र खास करके भाग्य भाव का स्वामी है या शरीर भाव का स्वामी है, तो शरीर में रोग उत्पन्न होगा, भाग्य में गतिरोध उत्पन्न होगा। और शुक्र के आपके जीवन में यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अस्त है और वर्तमान में भी शुक्र जब से जब तक अस्त रहेगा तब से तब तक जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव का निष्क्रिय फल देगा, उदासीन फल देगा, किसी तरह का उसमें हलचल आपको दिखाई नहीं देगा। तो निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जो भी ये शुक्र यदि आपकी जन्म कुंडली में अस्त है और इस समय भी शुक्र अस्त हो रहा है तो आप दुर्गा जी की उपासना करते रहिए, दुर्गा जी के मंत्रों का जप करते रहिए। दुर्गा की आराधना, दुर्गा की साधना आपके जीवन को निसंदेह शुक्र ग्रह के इस कुफल से बचा लेगी, मेरा ये विश्वास है। जी हाँ, तो बहुत ही खास और दिलचस्प जानकारी पंडित जी हमें दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे अगर कोई बहुत जरूरी काम है या मांगलिक कार्यों से जुड़ी बातचीत करनी है तो कोई व्यक्ति तारा उदय होने तक इंतजार नहीं कर सकता है, तो ऐसे में ये सभी काम कब आप लोग कर सकते हैं जिससे शुक्र अस्त का बुरा प्रभाव आप पर ना पड़े, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए मंगल कार्यों पर भारी 6 महीने। पांच की पंचायत में आज देखिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 की खास पेशकश में। 30 अप्रैल की रात से शुक्र अस्त हो रहा है और ऐसे में सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मांगलिक कार्यों से जुड़ी जरूरी बातचीत करना चाहता है, रिश्ता पक्का करना चाहता है, प्रॉपर्टी में अच्छा ऑफर मिल रहा है और उसे खरीदना चाहता है, तो वो ये सब कब कर सकता है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपको बहुत जरूरी प्रॉपर्टी खरीदना है
प्रॉपर्टी आप खरीदना ही चाहते हैं और प्रॉपर्टी से जुड़े काम करना चाहते हैं, शादी से जुड़ी बातचीत को निपटाना है, तो आप ये सभी काम पुष्य योग और अमृत सिद्ध योग में कर सकते हैं। 12 मई और 9 जून को गुरु पुष्य योग है। इस समय आप अपने जरूरी काम और मांगलिक कार्यों से जुड़ी हुई बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन 2 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई के बीच में अगर इन कामों को आप करें तो ये शास्त्र सम्मत भी होगा और विवेक युक्त भी होगा। अमृत सिद्ध योग भी अच्छा है, जो 7, 9 और 12 मई को, 4, 6 और 9 जून को, 2, 10 और 26 जुलाई को है, 7 और 23 अगस्त को है, 4 और 7 सितंबर को है, 5 अक्टूबर और 11 नवंबर को है। सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग में भी मांगलिक कार्यों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातचीत की जा सकती है और प्रॉपर्टी का काम भी किया जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी के कार्यों को करने में कोई अवरोध नहीं है, सिर्फ आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते। वास्तु देवता का आवाहन करके उसका पूजन करना ये दोष है। प्रॉपर्टी खरीदना दोष नहीं है, प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन करना दोष नहीं है, निर्माण करना दोष नहीं है। दोष अगर है तो वास्तु पूजन, वास्तु देवता का आवाहन, उसका पूजन और गृह प्रवेश जैसा कार्यक्रम, ये दोषी है। इसके लिए आपको 30 अप्रैल से 30 जून के बीच के समय का परहेज करना ही चाहिए। तो ये बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। अच्छा पंडित जी, आपने व्यक्ति विशेष के बारे में तो बताया, इंडिविजुअल के बारे में तो बताया कि अगर शुक्र अस्त कल से हो रहा है तो इसका प्रभाव किसी की जिंदगी पर कैसा पड़ेगा। अगर हम एक पब्लिक लाइफ की बात करें, प्रकृति की बात करें, पर्यावरण की बात करें, समाज की बात करें, दुनिया की बात करें, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, ज्योतिष शास्त्र का 3 भाग है। एक है सिद्धांत, एक है संहिता, एक है होरा। सिद्धांत में गणित की बात होती है और संहिता में पूरे विश्व समुदाय की बात होती है कि अगर कोई ग्रह इस स्थिति में है तो इसका मानसून पर, पर्यावरण पर, लोगों पर, राजा पर, प्रजा पर क्या असर पड़ेगा, कैसी बरसात होगी, सूखा पड़ेगा, अकाल आएगा, आपदाएं होंगी, क्या होगा, इन सब चीजों का अध्ययन संहिता के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न उपयुक्त है। अब ये शुक्र ग्रह जो 2 महीने के लिए अस्त हो रहा है तो इसका पूरे विश्व समुदाय पर, विशेष रूप से भारतवर्ष पर क्या असर पड़ेगा, इसको एक नजर आप देखिए। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि विलासिता संबंधी वस्तुओं का जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके व्यवसाय में बहुत ही ज्यादा सुस्ती आ जाएगी, उनका व्यवसाय प्रायः एकदम ठंडा पड़ जाएगा और विलासिता संबंधी वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले लोग आर्थिक रूप से परेशान रहेंगे। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण महिला प्रशासक जहां हैं, जहां शासन करने वाली महिलाएं हैं, उनके भी रोब और दबदबे में कमी आएगी और उनका भी वर्चस्व कमजोर पड़ेगा। तीसरी बात, शुक्र विलासिता के साथ साथ नेत्र का भी कारक ग्रह है, तो इस समय नैतिक चरम सीमा पर लोग हैं, उनके भी प्रभाव में कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी। और इस समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड और महंगे घर, इत्र और महंगे कपड़े से संबंधित जो भी व्यवसाय है, उन व्यवसायों में गिरावट की संभावना रहेगी। महंगी और लग्जरी गाड़ियों की बिक्री भी बिल्कुल न के बराबर हो जाएगी। जितनी भी विलासिता की वस्तुएं हैं, उन सभी चीजों की डिमांड में बहुत ही कमी इन 2 महीनों में देखी जाएगी, जिसके कारण काफी कुछ मंदे का असर दिखाई देगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि शुक्र ग्रह के इस प्रभाव से आप बचना चाहते हैं तो आप श्री सूक्तम के पाठ और कनक धारा स्तोत्र के पाठ नित्य करिएगा, श्री यंत्र की पूजा कीजिएगा, नवार्ण मंत्र का जप करिएगा। ये उपाय आपको इस अस्तत्व से बचाएगा, ये मेरा दावा है, ऐसा मेरा विश्वास है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। धन्यवाद।
शुक्र अस्त पर हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखिए 5 की पंचायत।